हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम चैप्टर 7 यूनिट 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज फिस्कल फंक्शंस एंड ओवरव्यू सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस। तो चैप्टर 7 यूनिट 1 में हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। दिस विल बी द थर्ड एंड फाइनल वीडियो फॉर दिस यूनिट, और इस वीडियो से ये यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए। तो पिछले 2 वीडियो में हमने गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट फिस्कल फंक्शंस के बारे में पढ़े थे, दैट इज एलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन। ये तीनों के ही बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी थी, राइट। और आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे अबाउट सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस। देखिए, इंडिया में जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है ना, उसको हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो गवर्नमेंट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वो डिवाइड करी जाती है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो किस तरह से रोल्स डिवाइड होते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड होते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन टू फिस्कल फेडरलिज्म। Fiscal federalism is the division of governmental functions and financial relations among different levels of the government, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। देखिए, फिस्कल फेडरलिज्म में क्या होता है, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, राइट, एंड जो फाइनेंस होती है गवर्नमेंट की, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, वो शेयर किया जाता है बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यूजुअली सेंटर एंड स्टेट के बीच में शेयर किया जाता है। अब कभी कभार देयर इज ऑल्सो अ लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि गांव में पंचायत होती है, राइट, तो उसको हम लोकल गवर्नमेंट मानते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट को भी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाता है, उनसे भी पावर शेयर किया जाता है। ठीक है, तो यूजुअली सेंटर, स्टेट एंड इफ देयर इज अ लोकल गवर्नमेंटल बॉडी, देन इन तीनों के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फाइनेंस शेयर होती है। ठीक है, द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिचर्ड मस्ग्रेव, हु लेड डाउन द गाइडलाइंस for which government, central or state, should handle specific responsibilities। तो देखिए, ये टर्म किसने कॉइन किया है, ये रिचर्ड मस्ग्रेव ने कॉइन किया है। एंड उन्होंने सिर्फ ये टर्म को कॉइन ही नहीं किया, उन्होंने ही ऑल्सो लेड डाउन द गाइडलाइंस कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फाइनेंसेस शुड बी शेयर्ड बिटवीन द वेरियस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। Okay, now what are Grave's key ideas on fiscal federalism? Let's talk about economic stabilization first. The federal या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड मैनेज नेशनल लेवल इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज लाइक कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन या फिर अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, जो स्टेबलाइजेशन की पॉलिसीज होती है विच डील्स विद नेशनल इश्यूज सच एज इन्फ्लेशन कंट्रोल या अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम ओवरऑल इकोनॉमी या ओवरऑल जो कंट्री है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो ये फंक्शन या फिर जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की, दिस शुड गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिमिलरली, जो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन की फंक्शन है, देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ through welfare programs should also be handled by the central government to ensure uniformity across country, ताकि पूरी कंट्री में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। इसके लिए जो रीडिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे कि इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट हो, एंड उनको ही वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑल्सो कंडक्ट करनी पड़ेंगी। सो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन should be the responsibility of the central government। लेकिन जो रिसोर्स एलोकेशन की फंक्शन है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट की होनी चाहिए। देखिए, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज दे आर क्लोजर टू द पॉपुलेशन नीड। देखिए, जो एक पर्टिकुलर स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपनी स्टेट की जनता को ज्यादा अच्छे से जानती है, राइट, उनकी नीड्स, उनकी समस्या को ज्यादा समझ सकती है क्योंकि वो उनसे ज्यादा नजदीक से जुड़े हुए होते हैं। सिमिलरली, जो लोकल गवर्नमेंट, अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो उस गांव में क्या क्या समस्या है, राइट, वहाँ पे क्या क्या लोगों की नीड्स है, तो वो लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा नजदीकी से पता होता है। तो इससे जो रिसोर्स एलोकेशन की फंक्शन है
ये स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे रादर देन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए रिसोर्स एलोकेशन की फंक्शन किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए, वो स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट की होनी चाहिए। तो ये है मस्क्रेव की की आइडिया रिगार्डिंग फिस्कल फेडरलिज्म। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ फेडरलिज्म वर्क्स इन इंडिया। पहले तो स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखिए, इंडिया इज अ फेडरेशन विच कंसिस्ट ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो ये इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। नाउ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो देयर आर मेनली 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। पहले होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होती है नेशनल लेवल पॉलिसीज के रिगार्डिंग, राइट, एंड द सेकेंड इज योर स्टेट गवर्नमेंट जो रीजनल मैटर्स को हैंडल करती है। सर्टेन एरियाज में लोकल गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन उसको चलो हम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही मान लेते हैं। बोथ आर ऑटोनोमस विद देयर ओन स्पेयर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोनों ही ऑटोनोमस है, मतलब इंडिपेंडेंटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल सकते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिवाइडेड होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट interfere in state government's responsibilities. Similarly, state government also cannot interfere in central government's responsibilities. ठीक है? An independent judiciary ensures that dispute between the central and state government regarding the division of powers are resolved. देखिए, अब कभी कभार सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में देयर कैन बी डिस्प्यूट्स, राइट, कि किस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूट होना है, किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो इसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट हो सकती है। तो अगर कभी डिस्प्यूट होती है तो जो इंडिया की जुडिशरी सिस्टम है वो ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में हेल्प करती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिवीजन ऑफ पावर्स इन इंडिया, कि कैसे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के बीच में पावर डिवाइड होता है। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 246 डिफाइंस द डिवीजन ऑफ पावर्स between union and state through 3 lists। तो देखिए, आर्टिकल 246 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उन्होंने 3 लिस्ट बनाई है जो डिफाइन करता है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो लिस्ट में पहले आता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑन विच ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट। तो यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट डिफाइन किया गया है जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अधिकार है लेजिस्लेट करने के लिए या फिर पॉलिसीज बनाने के लिए, ठीक है। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक पॉलिसीज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। तो कैसे टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कि डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स, इस तरह के नेशनल इश्यूज, नेशनल सब्जेक्ट्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑन विच ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट। अब इस जो यहाँ पे सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट पे, इन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक पॉलिसीज, जैसे कि लॉ इन्फोर्समेंट। स्टेट में लॉ इन्फोर्समेंट किस तरह से होनी है, पब्लिक हेल्थ, एल्कोहल की प्रोडक्शन या कंजम्पशन के रिगार्डिंग लॉज, या फिर एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग लॉज। तो ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही इन पे पॉलिसीज बना सकती है अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए, ठीक है। देन कम्स द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ द यूनियन एंड द स्टेट कैन लेजिस्लेट ऑन दीज मैटर्स। तो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी मिलके पॉलिसीज बना सकते हैं ऑन द सब्जेक्ट इज द कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट कहना या सेंट्रल गवर्नमेंट कहना एक ही बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब कॉन्करेंट लिस्ट में किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, देखिए, एजुकेशन से रिगार्डिंग या फिर क्रिमिनल लॉ से रिगार्डिंग। तो इस तरह के चीजों में दोनों मिलके यहाँ पे पॉलिसीज बना सकते हैं, ठीक है। However, in case of conflict, the central law prevails. And in case central and state के बीच में conflict हुआ, तो किसकी लॉ प्रिवेल करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ ही प्रिवेल करेंगे। ओके, तो किस तरह से पावर शेयर होती है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये तो हमने देख लिया, राइट। अब रेवेन्यू किस तरह से शेयर होती है, ये किस तरह से एलोकेशन होती है, वो देख लेते हैं। देखिए, रेवेन्यू सोर्सेज क्या क्या होते हैं, सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट के क्या रेवेन्यू सोर्सेज है एंड स्टेट गवर्नमेंट के क्या है, हम देखेंगे। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर सिग्निफिकेंट रेवेन्यू रेजिंग पावर्स। इट लेवीज टैक्सेस लाइक, देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट हैज मोर सिग्निफिकेंट रेवेन्यू रेजिंग पावर देन स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावर होता है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रेज करने के लिए।
और रेवेन्यू हमें पता है गवर्नमेंट यूजुअली टैक्सेस के थ्रू करती है, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्स लगा सकती है जिससे कि वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट करे। देखिए जो इनकम टैक्स है, राइट, जो आपके इनकम में टैक्स लगता है वो किसके पास जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन इसमें देखिए एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चरल इनकम बोला हुआ है, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम पे जो टैक्स लगेगा ना ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अभी हम थोड़ी देर में स्टेट की भी लिस्ट दिखेंगे तो वहां पे आपको एग्रीकल्चर इनकम मिलेगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के अलावा जो बाकी इनकम में टैक्स लगती है, जैसे कि आपके बिजनेस इनकम से टैक्स लगा या फिर आपकी जो सैलरी है उसमें टैक्स लगा, तो वो सारी टैक्सेस किसके पास जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। इट इज अ रेवेन्यू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। सिमिलरली कस्टम एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज, तो ये भी टैक्सेस है, राइट। जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो ये टैक्सेस भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है। सिमिलरली एक्साइज ड्यूटीज ऑन सर्टेन गुड्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू हो गया। कॉर्पोरेट टैक्सेस, जो कॉर्पोरेशन पे टैक्सेस लगती है, राइट, कंपनीज पे, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है। देन टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चरल लैंड। अगेन यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड को इसलिए एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि जो एग्रीकल्चरल लैंड पे टैक्सेस है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी एसेट है आपके पास और उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है, सेल करते टाइम पे, तो उस तरह की गेन को, उस पे जो टैक्स लगती है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। देखिए शायद आपको नहीं पता है, एक कैपिटल गेन टैक्स करके होता है, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है कि सपोज आपके पास शेयर है ABC कंपनी लिमिटेड की, ठीक है, ये आपने परचेज किया था एट ₹100 और सेल करते टाइम आपने इसको सेल किया एट ₹150 से, ठीक है, 150 पर शेयर की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गेन कितना हुआ, 50 पर शेयर, राइट। तो ये जो गेन है ना इस पे भी टैक्स लगती है, इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये इंक्रीज वैल्यू पे टैक्स लगती है, ठीक है। तो इस तरह के टैक्स भी किसके पास जाती है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, ओके। इट इज अ रेवेन्यू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। सिमिलरली टर्मिनल टैक्सेस, टर्मिनल टैक्सेस होता है जो आपके एयरपोर्ट टर्मिनल्स या रेलवे टर्मिनल्स होते हैं उसमें जो वो सर्विस बिकती है, तो वो टैक्सेस भी किसके पास जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सिमिलरली सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। सिमिलरली सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देखिए जीएसटी आपको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और जीएसटी के अंतर्गत एक तो सेंट्रल जीएसटी होता है, ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देखिए सेंट्रल जीएसटी का चाहिए था यहाँ पे मुझे, ठीक है, और एक होता है स्टेट जीएसटी, ओके। तो जो सेंट्रल जीएसटी है ये सेंटर के पास जाता है, एंड जो एसजीएसटी स्टेट जीएसटी है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है, ठीक है। एंड जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी है अगेन वो भी सेंटर के पास जाती है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, जब आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो तो उसका सर्टेन अमाउंट आपको एज अ टैक्स पे करना पड़ता है, दैट इज योर एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो ये भी यूनियन के पास, जो यूनियन की एक्साइज ड्यूटी है, देखिए अगेन एक्साइज ड्यूटी, सर्टेन एक्साइज ड्यूटी स्टेट के पास भी होती है, ठीक है। तो जो स्टेट के पास एक्साइज ड्यूटी है उसकी रेवेन्यू स्टेट को जाती है, जो यूनियन के पास होती है वो यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। सो दीज आर द वेरियस टैक्सेस थ्रू व्हिच सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रेज रेवेन्यू, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट कैसे अपना रेवेन्यू रेज कर सकता है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी टू लेवी टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। यहाँ पे हम एग्रीकल्चर एक्सक्लूड इसलिए कर रहे थे क्योंकि एग्रीकल्चर पे जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट का राइट होता है, ठीक है। एंड लैंड एंड बिल्डिंग पे टैक्सेस भी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। सिमिलरली मिनरल राइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल्स पे जो टैक्सेस एंड जो टोल टैक्सेस है वो भी स्टेट गवर्नमेंट पे जाता है। प्रोफेशन पे टैक्सेस, जैसे कि सीए की प्रोफेशन में अगर टैक्स लगती है तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। सिमिलरली कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड इम्पोज एक्साइज ड्यूटीज ऑन सर्टेन गुड्स, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है, एंड इट विल आल्सो बी अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट, एंड ये एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है ऑन सर्टेन गुड्स। So these are the sources of revenue for state. तो देखिए क्लियरली डिमार्केटेड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू सोर्सेज क्या है एंड स्टेट की क्या है, ये क्लियरली डिमार्केट करी हुई है। अब देखिए यूनियन प्रॉपर्टी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्टेट टैक्सेस एंड स्टेट इनकम और प्रॉपर्टी इज नॉट टैक्सेबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए जो चीज में सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाई वो चीज पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकता,
ठीक है। एंड सिमिलरली जो चीज पे स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स लगाई है वो चीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकता। जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर इनकम की बात करें तो इसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स लगा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकता। तो इसलिए तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चरल इनकम हमने पढ़ा था, राइट, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स सिर्फ स्टेट लगा सकता है। तो सिमिलरली बाकी सारी चीजों में भी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्स सोर्सेस है वो अलग अलग है और एक दूसरे के टैक्स सोर्सेस पे ये अपना राइट नहीं जता सकते। यानी कि स्टेट का, देखिए स्टेट का जो प्रॉपर्टीज पे स्टेट लगाती है उस पे सेंटर नहीं लगाएगा एंड जो प्रॉपर्टीज पे सेंटर लगाती है उस पे स्टेट नहीं लगाएगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं रेवेन्यू शेयरिंग एंड ट्रांसफर की। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके पास ज्यादा सिग्निफिकेंट रेवेन्यू रेजिंग पावर होती है, यानी कि ये ज्यादा इनकम पे या प्रॉपर्टीज में टैक्स लगा सकते हैं एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। जब हमने टैक्सेस की लिस्ट भी देखी थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी लंबा लिस्ट था, स्टेट गवर्नमेंट का कम था, राइट। तो इससे क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा रेवेन्यू आएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा रेवेन्यू नहीं आएगी, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभार स्टेट गवर्नमेंट के पास इनफ रेवेन्यू ना हो, तो इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू शेयर करनी पड़ेगी विद द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, सिंस द स्टेट गवर्नमेंट हैव लिमिटेड रेवेन्यू सोर्सेज, they often depend on the central government for financial support. Article 268 to 281 of the Constitution provide guidelines for the distribution of revenues between center and state. अब center and state के बीच में revenue कैसे distribute करे उसके regarding guideline कौन सा आर्टिकल देगा? आर्टिकल 268 to 281 provide करेगा। These transfer help states meet their expenditure responsibilities, especially in areas where their income is insufficient. अगर स्टेट की जो रेवेन्यू है, राइट, जिससे वो टैक्स कलेक्ट करता है, अगर वो इनसफिशिएंट हुआ स्टेट के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे रेवेन्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा टू द स्टेट। अब देखिए, अब यहाँ पे वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू टेक्स प्लेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो ये प्रोविजंस को एक बार हम देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 268 क्या प्रोवाइड करता है? ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। देखिए कुछ टैक्सेस सेंटर लगाता है, यूनियन लगाता है, लेकिन वो टैक्स कलेक्ट कौन करता है? स्टेट करता है। तो ऐसे टैक्सेस कौन कौन से है ये आर्टिकल 268 आपको बताता है। सिमिलरली आर्टिकल 269 इट डील्स विद टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइन टू द स्टेट। अब ये वो टैक्सेस है जो यूनियन कलेक्ट करता है, यानी कि सेंटर कलेक्ट करता है, लेकिन बाद में स्टेट्स को दिया जाता है। आर्टिकल 270 टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एज प्रिस्क्राइब्ड इन क्लॉज 2। तो ये कौन से टैक्सेस है जो यूनियन कलेक्ट करता है सारा, लेकिन बाद में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 271 इट प्रोवाइड्स फॉर surcharge on certain duties and taxes for the purpose of union। देखिए सरचार्ज क्या होता है? कभी कभार जब टैक्स की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है ना, तो टैक्स में भी टैक्स लगता है। तो ये सरचार्ज बेसिकली वेरी रिच पीपल जो होते हैं ना, जिनके टैक्स ही इतना ज्यादा होता है कि टैक्स अमाउंट पे भी टैक्स लगाना पड़े, उसको हम सरचार्ज कहते हैं। तो सरचार्ज एंड सर्टेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो यूनियन कलेक्ट करता है वो आता है आर्टिकल 271 पे। 275 पे क्या आता है? स्टैट्यूटरी ग्रांट इन एड फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट। देखिए अब यूनियन अगर सर्टेन स्टेट्स को ग्रांट प्रोवाइड करता है, ग्रांट इन एड, तो वो आता है आर्टिकल 275 के अंदर। आर्टिकल 282 के अंदर क्या आता है? ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस। एंड 293 के अंदर क्या आता है? लोन्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस। देखिए अब ये आर्टिकल के रिगार्डिंग एमसीक्यूज पूछी गई है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जैसे स्टैट्यूटरी ग्रांट इन एड फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट, ये कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? देन यू शुड बी एबल टू से आर्टिकल 275। तो यहाँ पे देखिए 6-7 आर्टिकल सी है, आप याद रखें तो बेटर है, क्योंकि इससे एमसीक्यूज पूछी गई है पहले भी और मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चंस आई है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर, ठीक है। Okay, now let's talk about
फाइनेंस कमीशन। देखिए अभी तक हमने ये देखा कि कैसे सेंटर एंड स्टेट के बीच में पावर शेयर होती है, कैसे रेवेन्यू शेयर होता है, राइट, कि कौन कौन से टैक्सेस सेंटर के पास जाती है, कौन से स्टेट के पास जाती है। और क्या आपको नहीं लगता कि सेंटर एंड स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होने की चांसेस बहुत ज्यादा है? देखिए कभी कभार स्टेट कह दे कि नहीं ये टैक्स तो मुझे मिलनी चाहिए, सेंटर कह दे कि नहीं ये टैक्स की रेवेन्यू तो मुझे मिलनी चाहिए। तो ऐसे कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा रेवेन्यू किसके पास जाएगा, कौन सा पावर किसके पास जाएगा? तो ये उस पर्पस के लिए एक स्पेशल कमीशन या फिर बॉडी बनाई गई है, फाइनेंस कमीशन, जो फिस्कल फेडरलिज्म रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में हेल्प करती है एंड ये सजेस्ट भी करती है कि किस तरह से टैक्सेस डिवाइड होनी चाहिए, किस तरह से पावर डिवाइड होनी चाहिए। बेसिकली ये फिस्कल फेडरलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, देखिए in addition to other constitutional provision for resources transfer from center to state, Article 280 of the Indian Constitution establishes the Finance Commission, a key institutional mechanism for managing fiscal federalism. तो फाइनेंस कमीशन को क्यों बनाया गया है? To manage fiscal federalism. And which article provides the Finance Commission? Article 280 of the Indian Constitution establishes the Finance Commission. ठीक है, this body, यानी कि Finance Commission, it evaluates the financial status of both the central and the state government, recommending how taxes should be shared and distributed among the states to promote balanced development. तो ये बॉडी क्या करती है? दोनों सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करती है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये रिकमेंड करती है कि किस तरह से टैक्सेस शेयर होनी चाहिए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ताकि एक बैलेंस डेवलपमेंट हो सके पूरी नेशन में। Okay, now let's look at the key functions of the Finance Commission. The first key function is the distribution of tax proceeds. देखिए Finance Commission, it divides net tax revenues between union and state. देखिए जो भी टोटल में टैक्स कलेक्ट हुआ है कंट्री में, ठीक है, तो सेंटर एंड स्टेट के बीच में वो कैसे डिवाइड करना है, वो कौन बताएगा? वो फाइनेंस कमीशन बताएगा। इट एलोकेट्स ईच स्टेट शेयर फ्रॉम सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज। देखिए हमने अभी अभी पढ़ा है कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है टैक्स कलेक्ट करने की एज कम्पेयर टू स्टेट, राइट। तो अगर स्टेट को रेवेन्यू कम है और स्टेट अपना एक्सपेंडिचर नहीं मीट कर पा रहा, तो सेंटर को स्टेट को रेवेन्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी अपनी रेवेन्यू विद स्टेट, राइट। तो ईच स्टेट को कितना मिलना है, ठीक है, वो कौन बताएगा? अगेन ये भी फाइनेंस कमीशन बताएगा। तो देखिए फर्स्ट मेन की फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स। इसके अलावा ग्रांट इन एड, फाइनेंस कमीशन क्या करता है? इट ऑल्सो रिकमेंड्स ग्रांट्स फॉर स्टेट्स इन नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगर कोई स्टेट बहुत ज्यादा पीछे है रेवेन्यू के मामले में, उसके पास बिल्कुल भी इनफ रेवेन्यू नहीं है एक्सपेंस मीट करने को और उसे ग्रांट की जरूरत है, एड की जरूरत है, तो ये रिकमेंडेशन भी कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन करेगा। फाइनेंस कमीशन जो है वो ईच स्टेट की स्टेटस चेक करता है, राइट, फाइनेंशियल स्टेटस, और अगर किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंट की जरूरत है तो वो कौन बताएगा? वो भी फाइनेंस कमीशन बताएगा। इंश्योरिंग इक्विटी इन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि सारे स्टेट्स के बीच में इक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, इक्विटी मेंटेन हो, तो ये देखने का काम भी फाइनेंस कमीशन का है। एंड देन प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर लोकल गवर्नमेंट। देखिए फाइनेंस कमीशन ऑल्सो एडवाइसेस ऑन ऑगमेंटिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, तो इंश्योर दे मीट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए अगर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज है तो इनके पास भी सर्टन रेवेन्यू होनी चाहिए, राइट, ताकि ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सके, तो इनके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, ये देखने का काम भी किसका है? फाइनेंस कमीशन का है। सिमिलरली ये एडवाइजरी रोल भी प्रोवाइड करता है। इट ऑफर्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑन एनी ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज रिलेटेड टू साउंड फिस्कल मैनेजमेंट। तो प्रेसिडेंट को ये रिकमेंड भी कर सकता है, इट कैन ऑफर रिकमेंडेशन ऑन एनी फाइनेंशियल इश्यूज which is related to fiscal management, sound fiscal management. So these are the four main functions of the Finance Commission. Okay. अब देखिए, सिंस हम रेवेन्यू ट्रांसफर्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर फिस्कल ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो इसके रिगार्डिंग दो की कॉन्सेप्ट्स है फॉर द वर्टिकल इक्विटी एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी, जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट्स? चलिए एक बार हम देख लेते हैं।
The Finance Commission ensures fair distribution of taxes revenue between central government and the state. To do this, it considers two important concepts. तो वो क्या क्या है? देखिए, फर्स्ट इज योर वर्टिकल इक्विटी. वर्टिकल इक्विटी का क्या मतलब है? देखिए, दिस डील्स विद डिसाइडिंग हाउ मच ऑफ द टोटल रेवेन्यू collected by the central government should be shared with all the states combined. वर्टिकल इक्विटी में क्या देखा जाता है कि देखिए, हमें ये पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाती है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, राइट? तो देखिए, ये ज्यादा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट सारे अपने लिए नहीं रख सकती, सर्टेन हिस्सा इसको स्टेट गवर्नमेंट्स को भी देना पड़ता है. अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टैक्स कलेक्शन है उसमें से कितना हिस्सा स्टेट्स को, सारे स्टेट्स को कंबाइंडली मिलना चाहिए, उसको हम वर्टिकल इक्विटी कहते हैं. फॉर इंस्टेंस, लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल 100 करोड़ कलेक्ट किया है एज टैक्स रेवेन्यू. तो ये 100 करोड़ में से व्हाट परसेंटेज शुड बी एलोकेटेड टू द स्टेट? लेट्स से 40% अगर ये डिसाइड किया जाता है तो फिर ये 100 करोड़ में से जो 40 करोड़ है ये स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ 60 करोड़ रहेगा फॉर इट्स ओन एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं वर्टिकल इक्विटी, कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेट. ओके, essentially it ensures that a portion of the central government's income is transferred to the state to help them fulfill their responsibilities. ठीक है, तो वर्टिकल इक्विटी आपको समझ आ गया. अब हॉराइजॉन्टल इक्विटी क्या है? देखिए, once the total share of states is decided, the next step is to allocate this amount among individual states. तो अब हमने ये तो कह दिया कि 40% जो है वो स्टेट्स को डिवाइड करी जाएंगे. तो देखिए, अब क्या ये 40% सारी स्टेट्स को इक्वली डिवाइड करना है, या फिर जो स्टेट्स पिछड़ी हुई है, जो नीडी है, उसको ज्यादा देना है, बाकी को कम देना है? किस बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट करना है दिस 40% अमॉन्ग स्टेट्स, उसको हम हॉराइजॉन्टल इक्विटी कहते हैं. ठीक है, द गोल इज टू इंश्योर दैट states with fewer resources or greater need receive more funds than wealthier or more financially stable states. This ensures balanced development across countries. तो यूजुअली क्या किया जाता है कि जो स्टेट्स को ज्यादा नीड है, राइट, ग्रेटर नीड में है, या फिर जो जिनके पास फ्यूअर रिसोर्सेज है उनको ज्यादा दिया जाता है, विद इन दिस 40% उनको ज्यादा हिस्सा मिलता है, और जो फाइनेंशियली स्टेबल स्टेट्स है उनको थोड़ा सा कम हिस्सा मिलता है, to ensure balanced development across states. Okay? Okay. So I hope you understood vertical and horizontal equity. Vertical equity हमें बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स जो फंड है उसमें से कितना परसेंटेज आपको सारे स्टेट्स को कंबाइनली देना है, राइट? एंड हॉराइजॉन्टल इक्विटी में हम देखते हैं कि ईच स्टेट को अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके ओके, अब वर्टिकल इक्विटी से रिलेटेड ही एक और कॉन्सेप्ट है नेट डिविजिबल पूल. ये नेट डिविजिबल पूल क्या है? पहले हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर इसकी रिगार्डिंग हम थ्योरी पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट्स से कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज एबल टू रेज ₹100 करोड़ एज टैक्स रेवेन्यू. ठीक है, टोटल टैक्स वो ₹100 करोड़ कलेक्ट कर पाया. और फाइनेंस कमीशन क्या कहेगा? फाइनेंस कमीशन कहेगा बहुत बढ़िया, आपने 100 करोड़ रेज कर लिया, लेकिन ये सारा का सारा 100 करोड़ आप खुद के लिए यूज नहीं कर सकते, आपको स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी सर्टेन अमाउंट शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा सिग्निफिकेंट पावर था टैक्स रेज करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना नहीं था. तो आपको आपकी कलेक्शन में से सर्टेन हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा ठीक है, मैं देने को तैयार, लेकिन ये 100 करोड़ में से 10 करोड़ ऐसे अमाउंट है, ऐसे टैक्स है जो मैंने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है, तो ये अमाउंट तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा. लेकिन इसके अलावा जो रिमेनिंग 90 करोड़ है, इसमें से आप हिस्सा लगा दो कि कितना मेरे पास आएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एंड कितना स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा. ओनली फ्रॉम दिस 90 करोड़ आई विल बी एबल टू शेयर. तो फाइनेंस कमीशन कहेगा ठीक है, आपकी बात ठीक है, अगर ये आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है तो उसी पर्पस के लिए यूज करो, हम इसको नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ ये 90 करोड़ में से हम हिस्सा लगाएंगे. तो ये 90 करोड़ को ही फाइनेंस कमीशन क्या कहेगा?
नेट डिविजिबल पूल कहेगा, यानी कि वो अमाउंट जो फाइनेंस कमीशन डिवाइड कर पाए बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जो टोटल आपकी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, इसमें से सर्टन जो टैक्सेस है वो डिडक्ट करने के बाद, ठीक है, जो बचती है उसी को हम नेट डिविजिबल पूल कहेंगे। अब कौन से टैक्स है ये जो डिडक्ट होती है वो अभी हम डिटेल में थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया राइट कि नेट डिविजिबल पूल कैसे आती है। जो ग्रॉस रेवेन्यू है उसमें से सर्टन जो टैक्स है वो अलग करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। ठीक है, तो वो अलग करने के बाद जो रिमेनिंग है उसी को हम नेट डिविजिबल पूल कहते हैं। देखिए, the finance commission calculates the amount of revenue available for distribution which is called the net divisible pool, यानी कि ये वो amount है which is available for distribution. To arrive at this pool, the following are subtracted from the gross tax revenue या फिर total revenue of the central government. तो क्या क्या चीजें डिडक्ट किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। देखिए, पहले सब्ट्रैक्ट किया जाता है सेसेस। सेसेस क्या होती है? These are the special tax for specific purpose. ये वो टैक्स है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया होता है। इंडिया में सेस अभी कलेक्ट किया जाता है एजुकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, तो देखिए ये एजुकेशन पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है, इसको हम एजुकेशन सेस कहते हैं। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पैसा एजुकेशन में ही लगाना पड़ेगा। ये जो टैक्स है, रेवेन्यू है गवर्नमेंट की, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही लगा सकता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली एक और टैक्स है जिसको हम सरचार्ज कहते हैं। सरचार्ज क्या होता है? इट इज एडिशनल टैक्स ऑन टॉप ऑफ रेगुलर प्राइस और टैक्स। देखिए, कभी कभार टैक्स का अमाउंट ही इतना ज्यादा होता है फॉर सर्टेन पीपल या सर्टेन बिजनेसेस कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सरचार्ज। या कभी कभी कुछ चीजें, कुछ सर्विस होती है, उनके प्राइस के ऊपर भी ये सरचार्ज या फिर टैक्स लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो सरचार्ज है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के पर्पस के लिए रखता है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं होता। सो जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है उसमें से सरचार्ज भी आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। एंड द थर्ड थिंग दैट इज डिडक्टेड इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? इनकम दैट डज नॉट कम फ्रॉम टैक्सेस such as profits from government owned enterprises. ये वो रेवेन्यू है जो टैक्स के थ्रू नहीं आई हुई है, rather it is coming in the form of profits from government owned enterprises. गवर्नमेंट ने कुछ एंटरप्राइज ओन किया है तो उससे जो प्रॉफिट आया है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाता है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपके अपने पास ही रखता है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करता। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में डिडक्ट करने के बाद जो बचता है वही होता है आपका नेट डिविजिबल पूल। तो हमारे एग्जाम्पल में जो 10 करोड़ था जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग रखा था, तो ये 10 करोड़ क्या क्या कंसिस्ट करता है? यही तीन चीजें। ठीक है, अब ये 10 करोड़ सब्ट्रैक्ट करके जो 90 करोड़ रिमेनिंग होता है वही आपका होता है नेट डिविजिबल पूल। ठीक है, आफ्टर दीज डिडक्शंस व्हाट रिमेन्स इज द नेट डिविजिबल पूल व्हिच इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो नेट डिविजिबल पूल क्या है आपको आई होप समझ आ गया है ना? ओके, a constitutional amendment in 2000 expanded the divisible pool to include all taxes collected by the union government. देखिए, एक अमेंडमेंट आई थी 2000 में जिसमें ये कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो भी सारे टैक्सेस कलेक्ट करते हैं वो नेट डिविजिबल पूल में इंक्लूड होनी चाहिए। देखिए, जो अभी हमने 3 एक्सक्लूजन्स पढ़े थे उसके अलावा टैक्सेस की बात हो रही है। ठीक है, वो 3 तो एक्सक्लूड करना ही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, वो 3 टैक्सेस जैसे कि सेस, सरचार्ज एंड नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू, राइट, नॉन टैक्स रेवेन्यू, सॉरी, तो ये तीनों के अलावा बाकी और चीजें भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, पहले डिडक्ट करती थी फ्रॉम द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू टू कम टू द नेट डिविजिबल पूल। लेकिन 2000 के अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट सिर्फ ये 3 चीजें ही डिडक्ट कर सकती है, बाकी जो टैक्सेस है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा इन द नेट डिविजिबल। ओके, दिस मीन्स that the central government can no longer exclude certain types of taxes from the pool, ensuring a more transparent and inclusive distribution of resources. अब इससे क्या होगा, जो आपकी नेट डिविजिबल पूल है वो ग्रेटर हो जाएगी, राइट? अगर आप कम चीजें डिडक्ट करोगे
तो पूल विल बी ग्रेटर। तो इससे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी कि जो स्टेट का हिस्सा है वो भी ज्यादा हो जाएगा पहले से, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट अब सिर्फ अपने लिए सर्टन टैक्सेस नहीं रख पाएंगी, एक्सेप्ट द 3 दैट वी हैव स्टडीड, वो तो रख सकती है, ठीक है। नाउ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट डिविजिबल पूल, अब ये नेट डिविजिबल पूल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, देखिए। The Finance Commission evaluates the needs of both the central and the state government. Based on this evaluation, it decides what percentage of the net domestic pool will be given to the states and the remainder stays with the central government for its own expenses. तो पहला काम है नेट डिविजिबल पूल निकालना। अब ये पूल निकालने के बाद फाइनेंस कमीशन क्या करती है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की नीड्स को असेस करती है एंड इसके बेसिस में डिसाइड करती है कि व्हाट परसेंट, ठीक है, सर्टन परसेंट ऑफ नेट डिविजिबल पूल शुड गो टू द स्टेट गवर्नमेंट। फॉर इंस्टेंस इफ फाइनेंस कमीशन कहती है कि 40% जाना चाहिए, तो ये नेट डिविजिबल पूल की 40% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी एंड जो रिमेनिंग 60% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगी फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कितने परसेंटेज होनी चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा फाइनेंस कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बाय इवैल्यूएटिंग द नीड्स ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसे अंधाधुंध कोई भी नंबर वो नहीं बताता, पहले नीड असेस करता है दोनों सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की एंड उसके बेसिस में ये परसेंटेज डिसाइड किया जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे वर्टिकल इक्विटी काम करती है, राइट। ओके, this process ensures that both level of government have the necessary resources to fulfill their responsibilities. Okay, now let's talk about the 15th Finance Commission, which is the current Finance Commission. तो ये फाइनेंस कमीशन क्या है ना, वो एवरी 5 year रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। तो इंडिया में पहला फाइनेंस कमीशन आया था, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1951। तो उसके बाद 15 बार ये रिकॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है एंड जो 15th फाइनेंस कमीशन है ये करंट रनिंग फाइनेंस कमीशन, ठीक है। ओके, द 15th फाइनेंस कमीशन was established on November 27, 2017 and made its recommendation for distributing central taxes between the center government and the state for the period 2021 to 2026। तो कौन से पीरियड के लिए इसने रिकमेंडेशन किया है, 2021 से लेकर 2026 के बीच में, ठीक है। ऑन दीज ईयर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंट्रल टैक्सेस, वो ये 15th फाइनेंस कमीशन ने हमें बताया है, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, देखिए 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ फ्यू रीजंस, क्योंकि देखिए जिस टाइम पे ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था ना, इस टाइम पे कुछ बड़े चेंजेस आए थे इंडियन इकोनॉमी में, जिसके वजह से जो ये फाइनेंस कमीशन है इसका सिग्निफिकेंस और बढ़ गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो वो चेंजेस क्या था, देखिए फर्स्ट वाज द अबॉलिशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। द प्लानिंग कमीशन which used to guide the allocation of resources for economic development was abolished, ठीक है। इस टाइम पीरियड के दौरान प्लानिंग कमीशन क्या हुआ था, एबोलिश हुआ था। With its removal, the distinction between plan and non-plan expenditure was also eliminated. This shifted more responsibility of the Finance Commission for recommending how funds should be distributed. देखिए पहले प्लानिंग कमीशन क्या करता था, ये गाइड करता था अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस कैसी होनी चाहिए फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन इसको अब एलिमिनेट करने के बाद जो प्लानिंग कमीशन काम करता था अब वो भी फाइनेंस कमीशन को करना पड़ रहा है, ठीक है। So it is the finance commission now which is recommending how funds should be distributed, ठीक है। तो इससे जो फाइनेंस कमीशन का रोल है वो और बढ़ के आया था उस टाइम पीरियड में। सिमिलरली उसी टाइम पीरियड के दौरान जीएसटी भी इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, राइट। द रोल आउट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इन 2017 unified India's tax system by subsuming various indirect taxes like excise, service tax and VAT under one umbrella। देखिए जीएसटी से पहले कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में लगते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड वैट। जीएसटी आने के बाद ये सारे टैक्सेस को जीएसटी ने सबस्यूम कर दिया है, यानी कि अब इनकी जगह एक सिंगल टैक्स लगता है, दैट इज
जीएसटी, ठीक है। अब ये जीएसटी नया आया था उस टाइम पे, राइट। जब भी नया टैक्स आता है तो इसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे चार्ज करेंगे, तो ये सारा कॉम्प्लेक्स चीज होती है, राइट। एंड फाइनेंस कमीशन का क्या टास्क था? इट वाज टू रिकमेंड हाउ दिस टैक्सेस शुड बी नाउ शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी थी फाइनेंस कमीशन का, ये डिसाइड करना कि जो जीएसटी है, जो नया टैक्स आया है, वो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो इन दोनों कारण की वजह से जो फाइनेंस कमीशन की इम्पोर्टेंस थी, राइट, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी एट दिस टाइम। ओके, अब वर्टिकल डेवल्यूशन या फिर वर्टिकल इक्विटी भी जिसे हम कहते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा है, राइट। तो ये वर्टिकल इक्विटी यानी कि शेयरिंग ऑफ सेंट्रल टैक्सेस विद स्टेट, तो इसके रिगार्डिंग 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया है? देखिए, द 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड दैट 41% of the central tax revenue to be transferred to the state. This is known as vertical devolution. तो देखिए, जो नेट डिविजिबल पूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसकी कितनी परसेंटेज स्टेट के साथ शेयर करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को? 41%। ये 41% किसने दिया है? ये 15 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है, ठीक है। सो वर्टिकल डेवल्यूशन करेंटली कितना है सेंट्रल गवर्नमेंट का? इट इज 41%, यानी कि 41% ऑफ द नेट डिविजिबल पूल सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। This 41% share of the state was the same for 2020-2021. ये 2020-2021 में भी ये सेम था, जो परसेंटेज है ये सेम था, ठीक है। एंड इट वाज मेंटेन्ड फॉर 2021 to 2026 पीरियड, ठीक है। देखिए, पहले 2020-2021 के लिए ही बनाया गया था कि देखिए, एक साल के लिए पहले हम करते हैं कि ये साल में हम 41% वर्टिकल डेवल्यूशन रखते हैं, तो इसके बाद फिर आगे 2026 तक इसी को कंटिन्यू करने का डिसाइड किया गया, ठीक है। However, this share is slightly lower than the 42% recommended by the 14th Finance Commission. देखिए, जो इससे पहले फाइनेंस कमीशन था, जो 14th फाइनेंस कमीशन था, उसने कितना सजेस्ट किया था? 42 सजेस्ट किया था, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन ने इसे 41% पे डिक्रीज कर दिया है। तो ये डिक्रीज करने के पीछे भी एक कारण है। क्या कारण है, हम अभी देखते हैं। देखिए, the reason for the reduction from 42 to 41% is to account for the newly formed union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, which are now administered by the central government. The 1% difference is set aside for these territories from the center's resources. ठीक है, तो ये जो 1% का गैप है, रिडक्शन है, ये किस लिए करा गया है? ये न्यूली फॉर्म टेरिटरीज के लिए करा गया है कि जो ये 1% है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख पे लगाएगी, तो इसके लिए 41% किया गया है, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग 41% है वो बाकी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो। ओके ओके, अब वर्टिकल डेवल्यूशन तो हमने देख लिया, राइट, कि 41% शुड बी शेयर्ड अमॉन्ग स्टेट, लेकिन ईच स्टेट को कितना मिलेगा उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन। और ये भी कौन डिसाइड करता है? ये भी फाइनेंस कमीशन ही रिकमेंड करता है। एंड फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन ने भी कुछ रिकमेंडेशन दिया है कि किस बेसिस में वी कैन शेयर दिस 41% अमॉन्ग स्टेट। तो चलिए वो रिकमेंडेशन को हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, when dividing the state share of central taxes, the following criteria are considered for horizontal devolution, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग स्टेट। तो क्या क्या क्राइटेरिया के बेसिस में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट क्राइटेरिया कैन बी इनकम डिसेंडेंट, यानी कि स्टेट विथ लोअर इनकम लेवल कंपेयर टू स्टेट विथ हाईएस्ट इनकम रिसीव मोर फंड्स टू बैलेंस डिसएडवांटेज। यानी कि देखिए, जो स्टेट का इनकम लेवल लो है उसको ज्यादा फंड दे दो, जिसका हाई है उसको कम फंड दे दो। तो इस तरह से क्या होगा, जो इनकम की डिस्पैरिटी है वो बैलेंस हो जाएगी। So income distance can be one criteria. Another criteria can be area. Larger state can be given more fund because they have greater geographical responsibilities. जो state area में larger है उसको ज्यादा फंड दो, एरिया में जो कम है उसको कम फंड। तो ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया हो सकता है पॉपुलेशन। जो स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है उसको ज्यादा
क्या है, उसको ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए बिकॉज पॉपुलेशन साइज इज लार्जर, तो उसी स्टेट की जो एक्सपेंडिचर नीड्स है वो भी लार्जर होगी। लेकिन ये पॉपुलेशन साइज चेक करने के लिए हम 2011 की सेंसस यूज करेंगे। तो ये अब 2011 की जो सेंसस है ना वो काफी पुरानी हो गई है, तो इसके बेसिस में तो अभी करंट पॉपुलेशन जो है वो एक्यूरेट नहीं निकल के आएगी, राइट। तो ये थोड़ा सा इशू है अब, ओके। लेकिन स्टिल अब 2011 की सेंसस ही है हमारे पास, लेटेस्ट सेंसस यही है, तो यही सेंसस यूज करना पड़ेगा। अब डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बेसिस में भी आप रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो। देखिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या है, states that have made effort to control their population growth are rewarded with additional funds. डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यानी कि किस स्टेट ने ज्यादा एफर्ट लगाया है पॉपुलेशन यानी डेमोग्राफिक कंट्रोल करने के लिए, तो एज अ रिवॉर्ड आप उनको ज्यादा हिस्सा दे दो उनको एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, ठीक है। तो ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। सिमिलरली फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी कैन ऑल्सो बी अ क्राइटेरिया। States with larger forest area and ecological importance are given additional funds to support conservation efforts. And lastly, tax and fiscal efforts can also be the criteria. States that have made stronger efforts to raise revenue through their own taxes are rewarded by giving them more share of the total 41%. ठीक है, तो these are the 6 criteria जिसके बेसिस में हॉराइजॉन्टल डेवलप्शन हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है एंड फिर से भी पूछी जा सकती है। देखिए एमसीक्यू कैसे आएगा कि नेम द क्राइटेरिया दैट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन फॉर हॉराइजॉन्टल डेवलप्शन। तो उसमें आपको 3 ऑप्शन तो इनमें से दिया जाएगा और एक ऑप्शन कुछ और एडिशनल दिया जाएगा जो ये क्राइटेरिया में नहीं है। तो जो एडिशनल है वो आपको पता लगाना चाहिए कि दिस इज नॉट वन ऑफ द क्राइटेरिया गिवन बाय 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा 6 क्राइटेरिया है ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, एक नजर डाल लेना इस पे, याद कर लेना ताकि आप एग्जाम पे जो नहीं है वो पता लगा पाओ। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम जीएसटी भी कहते हैं। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी implemented nationwide on 1st July 2017 significantly reshaped the financial relationship between the center and states by simplifying India's indirect tax structure. देखिए जब जीएसटी आया, राइट, कब आया ये? जुलाई 1st 2017 में। इसका एम ये था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है इंडिया का, इसको सिंप्लीफाई किया जाए। देखिए क्या होता था ना, जीएसटी से पहले इंडिया में कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, जैसे कि आपका वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, तो अलग अलग तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे। लेकिन जीएसटी आने के बाद अब ये सारे अलग अलग टैक्सेस नहीं लगते, इनको सब्स्यूम कर दिया है एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स ने, दैट इज जीएसटी। अब इन तीनों की जगह सिर्फ जीएसटी ही लगता है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो काफी सिंप्लीफाई हो गया है। एंड बिकॉज टैक्स सिंप्लीफाई हो गया है तो जो शेयरिंग है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, ठीक है, टैक्स शेयरिंग या रेवेन्यू शेयरिंग, ये भी सिंप्लीफाई हो गया है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द की फीचर्स ऑफ द जीएसटी। देखिए जीएसटी सबस्यूम्स मल्टीपल टैक्सेस। जीएसटी रिप्लेस्ड वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय यानी कि एंट्री टैक्स, क्रिएटिंग अ यूनिफाइड सिस्टम अक्रॉस द कंट्री। देखिए अब इंडिया में जो जीएसटी है ना, उसको हम डुअल सिस्टम ऑफ जीएसटी कहते हैं। ये डुअल सिस्टम में क्या होता है, देखिए इसमें ना 2 तरह के जीएसटी लगते हैं। पहला हो गया आपका स्टेट जीएसटी, जिसको हम एसजीएसटी भी कहते हैं, इट इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट्स। एंड दूसरा होता है आपका सेंट्रल जीएसटी, जिसको हम सीजीएसटी भी कहते हैं, इट इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए बोथ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी are applied at equal rates on goods and services within state. देखिए एक स्टेट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होती है ना, उसमें जीएसटी लगती है, राइट। अब जीएसटी किस तरह से लगती है, डुअल सिस्टम से लगती है, यानी कि जीएसटी में सीजीएसटी भी लगेगी यहाँ पे और एसजीएसटी भी लगेगी, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए किसी एक गुड में ना 18% जीएसटी लगता है, तो ये जीएसटी 2 कंपोनेंट में यहाँ पे डिवाइड होती है, ठीक है।
CGST का रेट होता है 9% एंड SGST का होता है 9% एंड ये दोनों मिला के ही टोटल आपका GST बनता है। तो इस तरह से हर एक गुड में 2 कंपोनेंट ऑफ GST आपको देखने को मिलेगा। एंड जो ये CGST है, ये 9%, ये किसके लिए रेवेन्यू है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, ठीक है। ये टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा एंड जो SGST है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो इस तरह से जो भी GST लगती है विद इन अ स्टेट, इस तरह से डुअल तरीके से लगती है, ठीक है। अब ये तो विद इन अ स्टेट की बात हो गई। जैसे कि अब दिल्ली के अंदर ही कोई गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रही है, या चेन्नई के अंदर या मुंबई के अंदर, तो देखिए उसका आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा एंड आधा हिस्सा दिल्ली गवर्नमेंट के पास या फिर चेन्नई गवर्नमेंट, जो भी पर्टिकुलर स्टेट है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, है ना। लेकिन व्हाट इफ देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 स्टेट्स? अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है तो फिर ये SGST का जो हिस्सा है ये कौन से स्टेट के पास जाएगा? देखिए, जब 2 स्टेट्स या फिर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है ना, तब ये डुअल सिस्टम नहीं लगता है। तब क्या होता है, एक सिंगल इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है, ठीक है, जिसको हम IGST भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये पूरा का पूरा जैसे 18% जो है ये पूरा का पूरा IGST हो जाता है एंड IGST का ये पूरा हिस्सा किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। देखिए, ओके, ये देखिए, इंटीग्रेटेड GST यानी कि IGST अप्लाइड टू इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस एंड इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स कलेक्टेड बाय द सेंटर and later distributed between union and states after adjusting for input tax credit। तो देखिए, ये IGST का पूरा पूरा हिस्सा पहले किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नेट डिविजिबल पूल है इसका हिस्सा बनेगा, ठीक है। और बाद में फिर इसकी सर्टेन परसेंटेज ये ये स्टेट गवर्नमेंट को बांट दिया जाएगा। अब कैसे बांटना है, दैट डिपेंड्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है। Okay, now let's move on. Okay, now let's look at the significance of GST. First is your unitary indirect tax regime. देखिए, by subsuming most indirect taxes, GST transformed India into a more integrated market. देखिए, जब बहुत सारे टैक्सेस होते थे ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो काफी कंफ्यूजन होती थी, राइट। क्या टैक्स देना है, क्या नहीं देना है, कौन सा वैट किसके पास जाएगा, सर्विस टैक्स किसके पास जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी। अब ये सारे हटा के एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम ले आके एक मोर इंटीग्रेटेड मार्केट क्रिएट हुआ है इंडिया में, ठीक है। ओके, रेवेन्यू इम्पैक्ट क्या है GST का? देखिए, GST कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अबाउट 35% of the central government's gross tax revenue and 44% of the state's own tax revenue। देखिए, जो भी सेंटर के पास जो भी टैक्स रेवेन्यू आता है ना, उसमें 35% कौन सा होता है? CGST का हिस्सा उसमें 35% है। सिमिलरली जो स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स की रेवेन्यू आती है उसमें 44% SGST होती है। तो कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है GST का इन द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है GST के रिगार्डिंग ऑन May 2022। तो ये वर्डिक्ट क्या है, एक बार देख लेते हैं। देखिए, द कोर्ट रूल्ड दैट बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर have equal, simultaneous and unique power to make laws on GST. Importantly, the GST Council's recommendation are not binding on them. तो देखिए, ये क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि जो सेंटर है एंड स्टेट गवर्नमेंट्स है, देखिए इनका इक्वल राइट है, they have equal, simultaneous and unique powers to make laws on GST। तो दोनों के पास ही इक्वल राइट है GST पे लॉ बनाने की, ठीक है। एंड जो GST काउंसिल, देखिए GST जब स्टैब्लिश हुआ था ना, एक GST काउंसिल भी स्टैब्लिश हुआ था जो GST के रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस देता था, राइट। अब ये सिर्फ रिकमेंडेशन ही दे सकता है GST काउंसिल, लेकिन प्रॉपर लॉ नहीं बना सकता रिगार्डिंग GST। लॉ कौन बना सकता है? सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो GST काउंसिल का जो रिकमेंडेशन है, इट इज नॉट कि सेंटर एंड स्टेट को मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन देम। दे कैन टेक द रिकमेंडेशन इफ दे वांट, दे कैन नॉट टेक they want, ठीक। if they don't want they can not take the recommendation as well, ठीक है। तो अपने हिसाब से सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट GST पे लॉज
बना सकते, दे बोथ हैव इक्वल एंड साइमल्टेनियस पावर्स. ओके. Now there is an important point regarding GST, that is transition and compensation for sales. देखिए, GST shifted the tax base from production to consumption. अब इसका क्या मीनिंग है? देखिए, GST आने से पहले एक इनडायरेक्ट टैक्स लगता था प्रोडक्शन के ऊपर, उसको हम एक्साइज ड्यूटी कहते थे. तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स है जो गुड्स प्रोड्यूस करते थे, उनको प्रोडक्शन करने पे एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता था टू द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे वो प्रोड्यूस करते. ठीक है. अब देखिए, अब जीएसटी आने के बाद ये एक्साइज ड्यूटी को जीएसटी ने सब्स्यूम कर लिया, राइट. तो अब एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता, अब लगता है जीएसटी. लेकिन जीएसटी जो है ये प्रोडक्शन के ऊपर नहीं लगता, जीएसटी लगता है कंजम्पशन के ऊपर. यानी कि वो गुड्स जब प्रोड्यूस होने के बाद सेल होगी, जब कंज्यूम होगी, तो उस टाइम पे अब जीएसटी लगेगा उस गुड पे. ठीक है. अब इसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्टेट महाराष्ट्र. ठीक है. लेट्स से महाराष्ट्र में बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती है, राइट. अब पहले क्या होता था कि जब भी कोई गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होती, मैन्युफैक्चर होती, तो उन गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता, एंड जो ये एक्साइज ड्यूटी का रेवेन्यू है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलता, राइट. लेकिन जीएसटी आने के बाद क्या हुआ? अब ये जो प्रोडक्शन है, राइट, जो महाराष्ट्र में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब ये गुड्स प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, राइट. अब लेट्स से ये गुड्स महाराष्ट्र में कंज्यूम नहीं होती, ये गुड्स कंज्यूम होती है दिल्ली में, यानी कि गुड्स को दिल्ली लाया जाता है एंड दिल्ली में इनकी सेल होती है. अब दिल्ली में अगर इनकी सेल्स होगी तो यहाँ पे सेल्स के टाइम पे क्या लगेगा? जीएसटी. अब क्योंकि ये दिल्ली में सेल हो रही है, राइट, तो ये जीएसटी का रेवेन्यू किसको मिलेगा? ये मिलेगा दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, दिल्ली एसटी है, उनको मिलेगी. तो देखिए, सेम गुड्स में पहले महाराष्ट्र को रेवेन्यू मिल रहा था, अब मिल रही है दिल्ली गवर्नमेंट को. तो इसकी वजह से क्या हुआ? जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो परेशान हो गई, वो नाराज हो गई. यार ऐसा कैसे चलेगा? ये रेवेन्यू हमारा था पहले, अब आप किसी और को दे रहे हो, सडनली आपने चेंज कर दिया, तो इससे तो हमारा बहुत नुकसान होगा, हम क्या करेंगे? तो महाराष्ट्र अकेला नहीं था, महाराष्ट्र जैसे कई सारे जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थे उनकी भी यही समस्या थी. ठीक है. तो अब ये समस्या से जूझने के लिए क्या किया गया कि जो ये महाराष्ट्र जैसे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स है ना, तो इनको कहा गया कि कोई आप चिंता मत करो, हम आपको क्या करेंगे? कॉम्पनसेशन देंगे. जो भी आपको लॉस फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, तो उसके लिए हम आपको कॉम्पनसेट करने को तैयार हैं. हम सर्टेन ईयर्स तक आपको कॉम्पनसेट करेंगे, जब तक आप स्टेबल ना हो जाओ और जब तक आप ये चेंज के साथ एडजस्ट ना कर लो. ठीक है. तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स concerned about the potential revenue loss were promised compensation for any loss due to GST implementation for 5 years. तो कब तक ये compensation मिलता है इनको? Up to 5 years. 5 years का वादा किया था कि 5 years तक हम आपको compensation देंगे. ठीक है. तो ये compensation हम कहाँ से देते? देखिए, assets on luxury and demerit good funds the compensation mechanism. तो देखिए, ये compensation देने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? लग्जरी गुड्स पे जो सेस लगता है ना, एंड डीमेरिट गुड्स में जो सेस लगता है. ठीक है. तो ये सेस भी क्या होता है? एक तरीके का टैक्स ही होता है, राइट. तो इसका जो पैसा है, यही पैसा एज अ कॉम्पनसेशन दिया जाता मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को. ठीक है. ओके. द जीएसटी कॉम्पनसेशन पीरियड वाज एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years ड्यू टू द पैंडेमिक इंड्यूस्ड इकोनॉमिक स्लोडाउन. देखिए, पहले सिर्फ 5 ईयर के लिए हम कॉम्पनसेशन देंगे, ये प्रॉमिस किया गया था, लेकिन इसी बीच कोविड आया, राइट. और कोविड की वजह से स्टेट्स की हालत काफी खराब हो गई, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स की, सारी स्टेट्स की इनफैक्ट. तो इसकी वजह से जो ये कॉम्पनसेशन का पीरियड है इसको और एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि स्टेट स्टेबल नहीं हुए थे इन दीज 5 years बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक. ठीक है. ओके. तो जीएसटी कॉम्पनसेशन की रिगार्डिंग कुछ डेटा दिया हुआ है. देखिए, टॉप स्टेट्स रिसीविंग कॉम्पनसेशन वर महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु एंड पंजाब. तो ये कुछ टॉप स्टेट्स थे जिनको सबसे ज्यादा कॉम्पनसेशन मिला. ठीक है. टोटल कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन 2022-2023 वाज रुपीज 1,15,662 crores. तो देखिए, कितना ज्यादा यहाँ पे अमाउंट एज अ कॉम्पनसेशन दिया गया टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जिनको लॉस हुआ बिकॉज ऑफ
GST implementation. Okay, now moving on to the last topic of the day, that is expenditure decentralization in India. देखिए, अभी तक हमने क्या देखा कि कैसे सेंटर एंड स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, राइट? फिर हमने ये भी देखा कि कैसे रेवेन्यू भी शेयर होता है सेंटर एंड स्टेट के बीच। अब देखिए, अब पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये किस पर्पस के लिए हुआ है कि जो सेंटर है एंड स्टेट है ये अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फुलफिल कर पाए, ठीक है? तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला है ये कहाँ कहाँ लगाएगी? सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कहाँ पे इसको ये रेवेन्यू लगाना है? तो वही उसी के बारे में हम बात करेंगे इन एक्सपेंडिचर डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है? तो देखिए, expenditure decentralization refers to the distribution of financial responsibilities across different levels of the government in India, the central government, the state government and the local self-government. तो expenditure decentralization क्या है? Basically it is the distribution of financial responsibility. तो किसकी financial responsibility क्या है? Center की क्या है responsibility? State की क्या है? And local governments की क्या है? तो ये आता है एक्सपेंडिचर डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। देखिए, ईच लेवल इज इंट्रस्टेड विद स्पेसिफिक फंक्शंस बेस्ड ऑन देयर सिग्निफिकेंस एंड रेलेवेंस। तो ईच लेवल ऑफ जो गवर्नमेंट है उनको स्पेसिफिक फंक्शंस दिया जाता है। देखिए, तो क्या क्या है? व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट लेवल्स? सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले बात करते हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इट मैनेजेस नेशनली सिग्निफिकेंट एरियाज जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग। तो ये एरिया में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पे करेगी? हैंडल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सोशल सर्विसेज जैसे कि हेल्थ एंड एजुकेशन। तो इन चीज़ों पे नजर रखना, इन चीज़ों पे एक्सपेंडिचर करना ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक यूटिलिटीज जैसे कि वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए, आपका अपना जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे क्लियरली डिमार्केट किया गया है फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? अब एक और लिस्ट भी है जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है? सम सर्विसेज फॉल अंडर बोथ सेंटर एंड स्टेट जुरिस्डिक्शन रिक्वायरिंग जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कुछ ऐसे सर्विसेज होते हैं या ऐसे गुड्स, ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे सिर्फ सेंटर या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं हैंडल कर सकते, दोनों को मिलके उस एरिया को देखना होता है, उस सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, राइट? तो उस टाइप की सर्विस को कॉन्करेंट लिस्ट में लाना गया है एंड ये दोनों ही सेंटर एंड स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आता है, ठीक है? यहाँ पे ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सेंटर एंड स्टेट की। ओके, अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने के लिए कभी कभार सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा बोरो भी करना पड़ सकता है। तो उनकी बोरोइंग पावर्स या बोरोइंग राइट्स क्या क्या है? देखिए, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बोरोइंग बाय स्टेट आर डिफाइंड अंडर आर्टिकल 292 एंड 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 292 एंड 293 ये बताती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैसे पैसा बोरो कर सकती है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग, द सेंटर मे बोरो विद इन द लिमिट फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और गिव गारंटी विद इन सच लिमिट्स इफ एनी। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, द सेंटर जो है ये पैसा बोरो कर सकता है, लेकिन कितने लिमिट तक बोरो करेगा वो कौन बताएगा? वो पार्लियामेंट बताएगा, ठीक है? पार्लियामेंट एक लिमिट फिक्स करता है, तो जितना उन्होंने लिमिट फिक्स किया है उतना ही बोरो कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं बोरो कर सकता। और बोरो करने के लिए एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी होती है, एक कोलैटरल। जैसे आप भी जब बैंक में बोरो करने जाते हो तो बैंक आपको फ्री में नहीं देता, राइट? बोलता है कि आपकी घर वो गिरवी रखो, आपकी जमीन गिरवी रखो, तो उसके बेसिस में ही लोन देता है ना? तो सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट भी जब बोरो करती है तो उनको भी सर्टेन चीजें एज अ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। और वो क्या सिक्योरिटी रखेगा? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक ऐसी फंड है जहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू है ना, ये स्टोर होती है, कलेक्ट होती है, ठीक है? तो इसको गिरवी रखते हुए, इसको एज सिक्योरिटी रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो कर सकती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बोरो कर सकती है,
या किसी और की बोरोइंग के लिए गारंटी भी दे सकती है। जैसे कि कोई प्राइवेट पार्टी जो है, ठीक है, प्राइवेट पर्सन, उन्होंने बोरो किया, प्राइवेट बिजनेस ने बोरो किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको गारंटी दे सकता है। ठीक, प्राइवेट जैसे लोग अगर बोरो करते हैं, लेट्स से जनता से बोरो किया हुआ है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कहती है आप दो इनको पैसे, ठीक है, जो इनका एम है ये बिजनेस का, उनको फुलफिल करने दो। अगर ये आपका पैसा नहीं लौटाएंगे तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट हम गारंटी लेते हैं कि हम आपका पैसा लौटाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से गारंटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है। इसके लिए भी इसको सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये तो फ्री सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरोइंग पावर्स। स्टेट गवर्नमेंट की क्या बोरोइंग पावर्स है, देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट में बोरो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट within such limits, if any, as may from time to time be fixed by the legislature of such state by law or give guarantees within such limit. तो देखिए, पहली बात तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, इट कैन बोरो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली, सिर्फ इंडिया के टेरिटरी के अंदर ही ये बोरो कर सकता है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ऐसा कुछ कहा नहीं गया था कि सिर्फ इंडिया के टेरिटरी के विद इन ही बोरो कर सकता है, ऐसा नहीं कहा गया था, राइट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशन से भी बोरो कर सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो प्रोविजन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ विद इन इंडियन टेरिटरी ही बोरो कर पाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या करना होगा, इसको भी सिक्योरिटी रखनी होगी। तो सिक्योरिटी किस चीज की रखेगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, जो स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड है, राइट, यानी कि जहाँ पे स्टेट की रेवेन्यू आती है, तो उसी को एज अ सिक्योरिटी रख के ये बोरो कर सकता है। एंड लिमिट क्या है बोरो करने की, वो जो स्टेट की लेजिस्लेचर है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। जो लेजिस्लेचर में लिमिट दिया हुआ है तो उसी लिमिट पे बोरो किया जा सकता है, उससे ऊपर बोरो नहीं किया जा सकता। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी गारंटी दे सकता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी दे सकता था, स्टेट गवर्नमेंट भी गारंटी दे सकता है। जैसे कि उनकी स्टेट का कोई बंदा, ठीक है, एक प्राइवेट प्लेयर, वो बोरो कर रहा है फॉर सर्टन कंस्ट्रक्शन या फिर सर्टन प्रोजेक्ट्स लेट्स से, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है कि ठीक है, जिन्होंने भी इनको लोन दिया है, आप बिल्कुल बिंदास होके इनको लोन दो, क्योंकि हम इस लोन की गारंटी ले रहे। अगर ये जो प्राइवेट बिजनेस है, अगर ये नहीं पे कर पाया, तो हम स्टेट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम इस लोन को वापस चुकाएंगे। तो इस तरह से गारंटी भी दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सो यही था बोरोइंग पावर्स। ओके, एक और पॉइंट है यहाँ पे, देखिए, द सेंटर में गिव लोन टू द स्टेट्स within limit fixed on the Article 292 and give guarantee in respect of loans raised by the state. अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है कि स्टेट जो है वो सेंटर से भी पैसा बोरो कर सकता है, ठीक है। एंड अब सेंटर क्या है, वो गारंटी भी दे सकता है स्टेट के बिहाफ में, ठीक है, कि देखिए अगर स्टेट नहीं चुका पाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा चुकाएगी। लेट्स से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जनता से बोरो करना चाहती है पैसा, ठीक है, लेकिन उस स्टेट की जो जनता है उनको स्टेट गवर्नमेंट पे बिलीव नहीं है। तो इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि कोई नहीं, आप इनको पैसे दो आपके स्टेट गवर्नमेंट को, ये नहीं चुका पाए तो हम तो है, हम आपका पैसा चुकाएंगे। तो इस तरह से सेंटर गारंटी भी दे सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है। एंड ये सारे पावर्स कहाँ पे लिखी है, आर्टिकल 292 एंड 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, अब एक और पॉइंट यहाँ पे है, देखिए, the state needs to obtain center's consent in order to borrow in case state is indebted to the center over a previous loan. अब देखिए, अब क्या हुआ कि लेट्स से स्टेट ने पहले ही सेंटर से लोन ले रखा है, ठीक है, लेकिन वो पैसा भी अब स्टेट के लिए इनफ नहीं है, ये कहीं और से भी पैसा इसको बोरो करने की नीड हो रही है। तो इन दैट केस स्टेट को क्या करना पड़ेगा, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी कि देखो हमने आपका लोन अभी तक नहीं चुकाया है, हमें पता है, लेकिन हमारी कंडीशन बहुत खराब है, हमें कहीं और से भी लोन लेने को अलाउ करो फिलहाल के लिए, और जैसे ही हमारी थोड़ी सी सुधार होएगी हमारी कंडीशन में तो हम लोन चुका देंगे। तो इस तरह से अगर ये परमिशन लेंगे, एक कॉन्सेंट लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उस बात पे हाँ कहेगा तो तब जाके ही ये आगे लोन ले सकता है, ठीक है। सो विद दिस द बोरोइंग पावर इज ऑल्सो फिनिश्ड। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नाउ बिफोर यू गो, आई लाइक टू अनाउंस कि मैंने अपने वेबसाइट में एक मैक्रो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जहाँ पे आपको एडिशनल एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने को मिलेंगे फ्रॉम चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 फॉर सीए फाउंडेशन बिजनेस इको।
देखिए जो मैक्रो का पार्ट है उसमें आपके इंस्टीट्यूट ने बहुत ही कम क्वेश्चन दिया है आपने मॉड्यूल में, सिर्फ उतना क्वेश्चन करके एग्जाम के लिए इनफ नहीं है, आपको एडिशनल क्वेश्चन करने की जरूरत है। तो इसीलिए ये मैक्रो टेस्ट सीरीज में लेके आई हूँ। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे। तो ऑल टुगेदर 15 टेस्ट हैं और 15 यूनिट्स एंड 900 से भी ज्यादा एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे, यानी कि ईच यूनिट में आपको एटलीस्ट 50 to 60 एडिशनल क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए इससे क्या होगा, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी उस चैप्टर की, एंड जो क्वेश्चन है वो ईच एंड एवरी टॉपिक से इंक्लूडेड है, तो हर टॉपिक में आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी मिलेंगी। और देखिए ये सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक नहीं है, यहाँ पे आपको आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। तो देखिए आपको 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सप्लेनेशन के लिए, एक ही जगह पे आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन सारा मिल जाएगा, तो आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से। और सिर्फ मेरे ही एडिशनल क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, जो इंस्टीट्यूट के PYQs के क्वेश्चन है एंड जो इंस्टीट्यूट के पास मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे सारे इंक्लूडेड है। तो ये करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैक्रो में, आप बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे, आपकी कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस आती है क्लैरिटी से, और मेरे क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन से आपको फुल क्लैरिटी मिलेंगी सारे टॉपिक्स में, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे मैक्रो, एंड ये आपको अवेलेबल है एट अ नॉमिनल प्राइस ऑफ ओनली 150 रुपीज। तो ज्यादा सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है, आज ही आप इसको ले सकते हैं एंड यूनिट वाइज स्टार्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड कमेंट फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा, तो लिंक में जाए, क्लिक करें एंड आज ही ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें एंड अपनी जो कॉन्फिडेंस है मैक्रो में वो इंक्रीज करें। सो गाइज वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ आई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अभी भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वी विल बी बैक विद चैप्टर 7 यूनिट 2 सून, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी बच्चे डाउट पूछते हैं रिगार्डिंग एनी MCQ और एनी कॉन्सेप्ट, और हम यहाँ पे मिलके डिस्कस करते हैं सब एक आपस में, ओके। सो गाइज मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।